तो मोदी जी के नॉमिनेशन में वो गीत बजा था, बच्चा बच्चा करे पुकार, अब की बार मोदी सरकार। ये तो नेशनल टीवी तक सुनने मिल रहा था हमें। एकदम सुनने मिल रहा था। बच्चा बच्चा करे पुकार, अब की बार मोदी सरकार। और पहला गीत निकाला था हर घर भगवा छाएगा और राम राज्य फिर आएगा। अच्छा। हाँ, तो बहुत प्यार मिला पूरे भारतवर्ष से। और लगातार एक के गीत ऐसे, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है ना, वो थोड़ी सी इस चीज में शर्म भी महसूस करने लग गई है, जैसे तिलक लगाने में, अपनी संस्कृति और सभ्यता के चक्कर में, इस वेस्टर्न कल्चर के कारण। तो इस उद्देश्य से वर्ष में एक बार गीत निकालते हैं। गायक नहीं हूँ मैं, लेखक नहीं हूँ। हिंदुओं के नववर्ष पर ऐसे आयोजन क्यों नहीं? बिल्कुल। जब अपने अंग्रेजों का अंग्रेजी नववर्ष 31 बड़े धूमधाम से मनाते हैं, तो अपने आने वाली पीढ़ी को हम लोग क्या मैसेज देंगे? एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आपके क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? भारतीय जनता पार्टी के एक बच्चा, नौजवान बच्चा जब अपने भविष्य की तैयारी के लिए साल 2 साल 3 साल मेहनत करता है, 3 साल, और जब परीक्षा देने बैठता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, और मैसेज आ जाता है कि पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया, वहां पर 2 ट्रॉली फॉइल पेपर, जो स्मैक है वो फॉइल पेपर के ऊपर लेकर ऐसे जला कर लेता है। अच्छा। 2 ट्रॉली फॉइल पेपर एक जगह पर, इंजेक्शन, एमडी, चिट्टा, ऐसे नशे चालू हो गए हैं जिनके नाम भी सुने नहीं है। सबसे बड़ा कारण है रोक टोक बंद हो गई है। सब पहली हो गए शौक, फिर हुए आदत, और फिर हो जाए मजबूरी। जब वो मजबूरी रे स्टेप पर आ जाए नहीं, तो 2-2.5 हजार रुपया करूँ ले रहा सी। सही बात है। अब थे यार, सोचो कि अभी जिको लड़को है वो तो ऐसा सब काम कर ले, लड़की कहीं कर सी। अच्छा, लड़कियां भी नशो करे, मैं करूँ पैसा लासी, गलत राह चालना है तरीको। जब मजबूरी रे स्टेप आ जावे, रुपया बिना थे नशो करूँ कर सो, और मजबूरी इतनी कोजी है थे मान को नहीं पाओ। Hello everyone, welcome back to another episode of Recoding Myself, Stories of Growth and Inspiration with CA चांदनी करनानी। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं पॉलिटिक्स, यूथ पावर एंड हिंदुत्व के ऊपर। आज जो हमारे गेस्ट है वो सिर्फ पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं, बल्कि देशभक्ति गीत लिखने में और गाने में बड़े ही मशहूर है। हमारे साथ है वेद व्यास जी, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष है बीकानेर से। इनकी यात्रा एबीवीपी आरएसएस से शुरू हुई, जो कॉलेज पॉलिटिक्स से लेकर आज तक हिंदू न्यू ईयर सेलिब्रेशन और यूथ अवेयरनेस कैंपेन भी ऑर्गेनाइज करते हैं। इनका यूथ के साथ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो आइए हम बात करेंगे हिंदुत्व के ऊपर। जनता कैसे लेती है हिंदुत्व को, उनके वायरल सॉन्ग के पीछे की कहानियां और पॉलिटिक्स के ऊपर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर पॉडकास्ट। वेद व्यास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिकोडिंग माई सेल्फ में। धन्यवाद है आपका कि आपने इस योग्य समझा और यहाँ पर बुलाया। बीकानेर में आपका एक जाना पहचाना नाम है, वो भले ही पॉलिटिक्स में हो या यूथ पावरमेंट में हो या सोशल इनिशिएटिव में हो। तो मैं जानना चाहूँगी आपके जर्नी के बारे में, कि ये कैसे आपको मोटिवेट किया कि पॉलिटिक्स में जाना चाहिए या सोशल कार्य करना चाहिए। तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। जिस शहर में जन्म हुआ है वो संस्कृति और सभ्यता से भरा पूरा है, और इसकी जड़ें बहुत गहरी है। तो यहाँ पर ये चीज़ सीखने के लिए तो बोल नहीं सकते, ये यहाँ पर वंशानुगत है, एक दूसरे की मदद करना। और रही राजनीति की बात, तो कॉलेज के समय में विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ, बाल स्वयंसेवक थे, शाखा जाते थे। उसके बाद विद्यार्थी परिषद में जुड़ा हुआ, धीरे धीरे फिर जिस रास्ते पर चलने लग जाते हैं, तो उसी में फिर आगे बढ़ने की ललक होती है, चाह होती है, और उसी क्षेत्र में जाने की इच्छा रहती है। तो 10-12 साल विद्यार्थी परिषद में काम करके फिर हिंदू संगठनों में मैंने काम किया। नववर्ष के ऊपर मैंने विशेष रूप से काम किया। अच्छा। और धर्म के लिए हमेशा सदैव तैयार रहने का प्रयास किया, और हमेशा आज भी यही प्रयास रहता है कि जब भी धर्म की बात है उसके लिए तैयार रहूं। फिर काम करते संगठन ने इस योग्य समझा। 2017 में मुझे भाजपा जिला उपाध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद वापस 2021 में मेरे को युवा मोर्चा भाजपा का जिला अध्यक्ष बनाया गया था, और ये यात्रा लगातार चलती जा रही है।
ये इन सब के बारे में एक एक करके मैं आऊँगी। सबसे पहले मैं आना चाहूँगी, आपने काफ़ी सारे सॉन्ग्स भी लिखे हैं, देशभक्ति वाले सॉन्ग्स भी लिखे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि सब ने सुना होगा, मुझे लगता है कि सब ने सुना होगा। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे कि सबसे पहला आपका सॉन्ग कौन सा था? सबसे पहला जो गीत था वो 2014 में जब इलेक्शन हुए थे लोकसभा के अपने, उस समय ऐसे दोस्त बैठे थे सारे, तो दोस्तों ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया, क्योंकि मोदी जी के फैन हम भी थे उस समय भी, और हमारी भी इच्छा थी कि भी देश की जो बागडोर है, देश के प्रधान सेवक के रूप में नरेंद्र मोदी को दिखे, तो उसमें कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। तो उस समय हमने एक गीत निकाला था, बच्चा बच्चा करे पुकार अब की बार मोदी सरकार, ये गीत था। तो ऐसे ही दोस्तों ने मिलकर उसको रिकॉर्ड कर लिया था, और रिकॉर्ड करके एक दूसरे को आपस में उस समय भेज दिया था, और उस चीज़ को भूल गए। थोड़े दिनों बाद जब इलेक्शन पास में आए तो मेरे किसी दोस्त का फ़ोन आया कि भैया ये गीत बहुत ज़ोरदार बजा है, मैं आपको भेजता हूँ, आप सुनो उस गीत को। तो उसने जो क्लिप भेजी थी वो मेरे ही गीत की क्लिप थी जिसमें ये गीत बज रहा था। तो मैंने उसको वापस फ़ोन किया तो उसने मेरे को बताया, भैया मेरी ड्यूटी जो है चुनाव के समय में, वो हमारे युवा मोर्चा का ही साथी था, तो उसकी ड्यूटी उस समय बनारस इलेक्शन में लगी हुई थी जहाँ पर मोदी जी इलेक्शन लड़ रहे थे। अच्छा। तो मोदी जी के नॉमिनेशन में वो गीत बजा था, बच्चा बच्चा करे पुकार अब की बार मोदी सरकार। ये तो नेशनल टीवी तक सुनने मिल रहा था हमें। एकदम सुनने मिल रहा था। तो मैंने उस दोस्त को बताया कि मैंने गाया हुआ है, तो उसको भी यकीन नहीं हुआ एक बार कि भैया आपने गाया हुआ है। मैंने कहा मैंने गाया हुआ है। तो उस गीत से शुरुआत हुई थी, और 2015 में बीकानेर के अंदर अपने नववर्ष यात्रा प्रारंभ की थी। अच्छा। सब दोस्तों ने मिलकर। अच्छा। जो बाद में धर्म यात्रा के नाम से जानी गई, और पूरे भारत में उसकी एक अलग से पहचान बन गई थी। तो गीतों की रिकॉर्डिंग तो इसलिए की थी ताकि बच्चों के अंदर एक जोश और जुनून भरे, ऐसे शब्दों को सुने, उनके अंदर ये भाव जागृत हो। क्योंकि साधन और संसाधन कुछ भी हो सकते हैं, माध्यम बहुत से हो सकते हैं, जरूर नहीं है कि हर माध्यम पुराने जैसा ही हो। मैंने नया माध्यम चुना, मैंने कहा गीतों के माध्यम से, क्योंकि हर हाथ में आजकल आप देखेंगे फ़ोन है। बच्चे सबसे ज़्यादा अगर उपयोग कर रहे हैं तो फ़ोन हर बच्चे के हाथ में होगा। इसके कारण से घर वाले भी परेशान रहते हैं। तो इसको डाइवर्ट करने के लिए गीत का माध्यम चुना, और पहला गीत निकाला था हर घर भगवा छाएगा और राम राज्य फिर आएगा। अच्छा। हाँ, तो बहुत प्यार मिला पूरे भारतवर्ष से, और लगातार एक गीत ऐसे कि जो हर गीत आपके वायरल हो चुके हैं। हाँ। मुझे लगता है वो गीत सिर्फ वायरल ही नहीं होती है, बट सोसाइटी में भी बहुत इम्पैक्टफुल, पॉलिटिक्स में और सोसाइटी में दोनों में ही उसका इम्पैक्ट बहुत बढ़िया होता है। और रही बात आप जो बोल रहे हो कि हर घर बच्चा बच्चा करे पुकार, वो मुझे याद है 2014 में शायद मैं सीए एग्जाम दे रही थी उस टाइम, तो मेरा 2 साल का भतीजा भी ये गाना गा रहा था। तो मुझे अभी एकदम फ्लैशबैक हो गई हूँ कि मेरे 2 साल का भतीजा भी वो हर घर बच्चा बच्चा करे पुकार अब की बार मोदी सरकार, वो उसके मुंह में भी था। तो इट वाज एक्चुअली अ रियल वायरल सॉन्ग। और रही बात अब आगे जो आप गीत लिख रहे हो, उसका आपका भाव क्या होता है? भाई अपना एक ही भाव है, किसी को हानि ना पहुंचे गीतों के माध्यम से। अपना काम है अपने लोगों को जागृत करना, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है ना, वो थोड़ी सी इस चीज़ में शर्म भी महसूस करने लग गई है, जैसे तिलक लगाने में, अपनी संस्कृति और सभ्यता के चक्कर में, इस वेस्टर्न कल्चर के कारण। तो इस उद्देश्य से वर्ष में एक बार गीत निकालते हैं। गायक नहीं हूँ मैं, लेखक नहीं हूँ, बस जो शाखा में जो फीलिंग से आता है वो आप लिखते ये मेरा प्रोफेशन नहीं है कि मैं गायक हूँ या गीतकार हूँ। ये माध्यम बनाया था, और उस माध्यम का ये फर्क पड़ा। मैं आपको बताऊं, जिस समय शुरुआती दौर था 15, 16, 17, 18 भी एक के बाद एक जो गीत था, वो लगातार लोगों का इतना प्यार मिला, मेरे हिंदू भाई बहनों का, बच्चों का, आप सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। और मैंने अपने जीवन में ऐसी कल्पना कभी नहीं की कि मेरे को इतना प्यार मिलेगा। जब पहला गीत निकला था हर घर भगवा छाएगा राम राज्य फिर आएगा, वो उसने भी
खूब धूम मचाई थी। उस गीत से आपके फेवरेट 2 लाइन आप बताइए। एकदम मैं अपनी जो जो मुख्य लाइनें हैं, जो मेरी पसंदीदा लाइनें हैं, वो मैं आपको सब बताऊंगा। पहले मैं आपको पूरे गीतों की सीरियल बता देता हूँ। ओके। 2016 में मैंने गीत निकाला था, उसके बाद हर घर भगवा 2015 में निकला था, उसके बाद मैंने निकाला पुकारती 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 माँ भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती। और 2017 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, जिसको बोल सकते हैं टर्निंग पॉइंट। अच्छा। उस समय यूपी में इलेक्शन थे। हाँ हाँ हाँ। और उस समय ही धर्म यात्रा थी नववर्ष, क्योंकि टाइम था मार्च अप्रैल का। अच्छा। उसी समय अपने यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में हिंदू नववर्ष जो बोलते हैं, विक्रमी संवत चैत्र प्रतिपदा को जो चालू होता है, उसका समय था और यूपी इलेक्शन का था। उस समय गीत निकाला था मैंने, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। तो उस गाने ने भी इतनी धूम मचाई थी कि आप सोच नहीं सकते। और मैं तो आज भी उस क्षणों को जब याद करता हूँ तो बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना। हाँ। क्योंकि तय पहले से सब कुछ होता है। भगवान ने इस काम के लिए मेरे को चुना था कि भी इन गीतों को गाऊं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, मैं गायक नहीं हूँ। बस जो संघ की शाखा में उद्घोष लगते थे उसको मैंने म्यूजिक में कन्वर्ट कर दिया। और इसमें लेखनी में मेरे सहयोग मेरे सारे दोस्तों ने किया, जैसे मेरे मित्र भवानी पाईवाल, मनीष पुरोहित मेरा छोटा भाई, भाई सूर्या, इन लोगों ने मेरे को लिखने में भी मदद की और इन लोगों ने गीत लिख कर भी दिए मेरे को, जिसके कारण से ये हुआ। उसके बाद 2018 में गीत निकाला था, मैं हिंदू जगाने आया हूँ, मैं हिंदू जगा कर जाऊँगा, मरते दम तक अपने मुख से जय श्री राम गाऊँगा। ये लाइन मेरी सबसे पसंदीदा लाइन है कि मैंने अपना सारा जीवन जो है वो इस काम के लिए लगा दूं मैं आगे भी, कि मैं हिंदू जगाने आया हूँ, मैं हिंदू जगा कर जाऊँगा और मरते दम तक अपने मुख से जय श्री राम गाऊँगा। ये मेरी लाइनों में सबसे पसंदीदा लाइन है। सही बात है। तो अगर हम बात करें हिंदुत्व के ऊपर, काफ़ी लोगों का अलग अलग ओपिनियंस है इस पे। कोई समझते हैं कि ये कल्चर आइडेंटिटी है, तो कोई समझते हैं कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है। आपके हिसाब से क्या है हिंदुत्व? हिंदुत्व एक जीवन शैली है। हिंदुत्व की अगर आप बात करें तो जिन लोगों को ये लगता है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है, उन लोगों की मानसिकता दूषित हो रखी है। मैं आपको कुछ उदाहरण देकर बताना चाहूँगा जिससे आपके समझ आ जाएगी। आज के युग में जो अभी का समय चल रहा है, इसमें सब लोग बोलते हैं कि भी महिला और पुरुष को समानता का अधिकार हो। और किसी धर्म में आपने देखा है समानता का अधिकार? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, आपने कहीं देखा है? और भी अपने यहाँ पर मतलब मैं सोच में पड़ गई हूँ। हाँ, सोच आप आराम से। अपने ही धर्म के अंदर शिक्षा की देवी कौन? सरस्वती माँ। धन की देवी कौन? लक्ष्मी माँ। ताकत की देवी कौन? ताकत की देवी शक्ति स्वरूप काली। काली माँ। तो जब अपने तो आराध्य ही इन लोगों को मानते हैं, हाँ। तो समानता तो शुरू से दे रखी है। और हमारे लिए तो गौरव की बात है कि हम स्त्री को पूजने वाले समाज और धर्म से आते हैं। बिल्कुल सही। 2 लाइनें मैं आपको बताना चाहूँगा। सत्य सनातन धर्म हमारा दुनिया ने अपनाया है, तलवारों के दम पर हमने धर्म नहीं बदलाया है। तलवारों के दम पर हमने कभी धर्म नहीं बदलाया। आप कभी वृंदावन जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, कहीं भी आप तीर्थ स्थल पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में विदेशी सैलानी साधु संत बने मिलेंगे। तो क्या उनको तलवारों के दम पर धर्म थोड़ी बदला है? कुछ ना कुछ है इस धर्म के अंदर, तभी तो इस धर्म को उन लोगों ने अपनाया है। और पूरा विश्व इस चीज को मानता है कि हर चीज साइंटिफिक है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अपनी जो जीवन शैली है, अपने हिंदू धर्म के अंदर जो पद्धति है, उसमें हर चीज साइंटिफिक है। चाहे मौसम के हिसाब से देख लो आप, चाहे खान पान के हिसाब से देख लो, और चाहे सुबह उठने के बाद जो पहला कर्म होता है अपने संध्या का, तो उसमें भी योग है। जीवन शैली जीने का एक तरीका, एक बहुत विशाल संस्कृति और सभ्यता, इतनी विराट, जिसकी जड़ें इतनी गहरी है कि 1400 वर्षों तक लगातार अत्याचार होने के बाद भी यह जो सनातन का पेड़ है डगमगाया नहीं कभी, और लगातार निरंतर फल और फूल ही रहा है। ये आप बात बहुत ही खूब कही है, और आप इसको प्रमोट कर रहे हो, वो उससे ज़्यादा बढ़िया है। और
आप क्या डिफरेंस फील कर पा रहे हो जब आपने स्टार्ट किया था और अभी तक में क्या डिफरेंस फील कर पा रहे हो? कितने लोग आपसे जुड़े हैं इसको लेके और कैसे प्रमोट कर रहे हो आप हिंदुत्व को? भी होता क्या है, आपने कहानी सुनी होगी भी प्रयास करना अपने हाथ में है। गांव में आग लगी, चिड़िया चोंच में पानी भर भर के लेके आ रही थी और आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। ऐसी सैकड़ों कहानियां आपने सुनी होगी। जी। लोगों ने पूछा भी तेरी इससे चोंच के पानी से क्या होगा, तो उसने बोला कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा और आपका नाम तमाशा देखने वालों में होगा। तो मेरा प्रयास है। और जो आपने प्रश्न पूछा, हाँ, कोशिश जारी है। जैसा आपने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि मेरे 2-3 साल का जो भतीजा था वो भी गा रहा था, तो मैं आपको बताऊं, जिस समय गीतों का दौर लगातार चल रहा था उस समय मैं कहीं भी जाता था, आइडेंटिफाई हो जाता था, तो छोटे बच्चे, बालिकाएं, बच्चियां, महिलाएं इतना प्यार देती थी और मेरे को देखकर उन गीतों का दोहरान करती थी। तो मेरे को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं अपने इस लक्ष्य में लगातार इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी। और मैं लगभग 8 स्टेटों में इन कार्यक्रमों के लिए गया हुआ हूँ। और एक बार तो मैं जैसलमेर कार्यक्रम में गया हुआ था और इन उद्घोषों के साथ अपने यात्रा थी 9 वर्ष की। तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद जैसे मैं निकलने लगा तो मेरी मातृ शक्ति जो जैसलमेर की थी, उन्होंने मेरे को रोक लिया और बोला कि आप 2 बार और गीत गाइए वापस। अच्छा। एक बार मैंने कहा नहीं, मेरा गला बैठ गया है, कि आपको बस आप हमारे पास खड़े हो जाइए, गा हम देंगे। वो अंदर से फील आ जाता है हर इंसान के, आप अंदर से वो फील, वो गानों के माध्यम से वो फील कर पाता है। ये गानों की जब सिलसिला चल ही रहा है तो मुझे ये जानने में भी इंटरेस्ट होगा कि मैंने सुना है कि आपको धमकी भी मिली है। पाकिस्तान से धमकी मिली है वो भी, तो ऐसा क्या हुआ था? ये लगातार जो गीत चल ही रहे थे, उन दौरान जब पुलवामा अटैक हुआ था, कोइंसिडेंट था कि उससे पहले ही मैंने गीत निकाला था, हिंदुस्तान तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। आपको डर नहीं लगा? इधर डर लगने की क्या बात है कि मन में एक ही आज भी ये बात है कि देशभक्ति के लिए, धर्म के लिए मौत भी आ जाए तो उससे पहले मैं ये सिद्ध करूंगा कि मेरे अंदर ये जज्बा है। मौत को भी एक बार रुकना पड़ेगा। ये बातें बोलने में हो सकता है आपको लगे कि बहुत बड़ी बात है, पर धर्म और देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये भावना अगर हर देशभक्त और धर्म के प्रति जो निष्ठावान व्यक्ति है उसके अंदर आ जाए तो इस देश का कायाकल्प हो जाएगा। सही बात है। तो ये गीत गाया हुआ था और उसके बाद लगातार ऐसे गीतों के माध्यम से, और वो भी वायरल हो गया। मुझे लगता है पाकिस्तान तक पहुंच ही गया होगा। तो मैं दोपहर में कहीं गया हुआ था, किसी की डेथ हो रखी थी, तो मैं वहाँ पे गया हुआ था, वापस आया, फोन घर पे ही था मेरा। तो मेरे फोन पर व्हाट्सएप कॉलिंग खूब आई हुई थी। अच्छा। तो मैंने चेक किया कि नंबर मेरे को डिफरेंस लग रहे थे। तो मैंने चेक किया गूगल में, तो पता लगे नंबर पाकिस्तान से है। तो मैंने कहा अभी ऐसे ये आजकल स्कैम चलते रहते हैं, मैंने सोचा स्कैम होगा। थोड़ी देर बाद वापस 10-15 मिनट के बाद व्हाट्सएप पर मैसेज आने लग गए। अच्छा। उसमें मेरा फोटो दिया हुआ था, टारगेट लिखा हुआ था, तारीख लिखी हुई थी, मौत की धमकी दे रहे थे, इमोजी भेजी हुई थी, बॉम्ब की, गन की, ऐसे वैसे। तो मैंने सोचा किसी ने मजाक की होगी, क्योंकि ऐसा फ्रेंड सर्किल में होता रहता है, मित्रता में। मैंने कहा हो सकता है किसी ने मजाक की हो, पर वो लगातार आ रहे थे। अच्छा। तो हमारे एक मित्र थे मिलने वाले, तो उनसे मैंने जाकर संपर्क किया, पुलिस के अधिकारी थे। तो उन्होंने विषय की गंभीरता को देख तो उन्होंने बोला भी आपको एक FIR दर्ज करवा दो आप। ये विषय गंभीर लग रहा है। सही बात है। तो बाद में पता चला TTP नाम से तहरीक-ए-तालिबान एक आतंकी संगठन है जो पाकिस्तान के बड़े हिस्से में बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह लगातार कराता रहता है और एकदम कट्टरपंथी आतंकवादी समूह है। तो उसने वो मैसेज मेरे को भेजा था। तो फिर यहाँ पर लोगों ने मिलकर ज्ञापन भी दिया और सुरक्षा की मांग भी की। तो लगभग 1.25 साल से ज़्यादा मेरे पास सिक्योरिटी सरकार के द्वारा दी हुई थी मेरे को। अरे वाह, ये तो मतलब काफ़ी आप अपने जनरेशन टू जनरेशन ये वाली स्टोरी तो आप सबको सुना सकते हो। चलो, ये तो हो गई गानों की गीत की बात, ये सब हो गए। आप हर वर्ष हिंदू नववर्ष यात्रा आयोजित करते हो, उसके बारे में मुझे जानना है कि वो क्या है और उसका मोटो क्या है। एक कल्पना कीजिए आप कि हिंदू नववर्ष जो अपने विक्रमी संवत को प्रारंभ होता है, उस दिन पूरा शहर सजे, सरकारी इमारतें सजे, मॉल सजे, जितने भी रेस्टोरेंट कैफे हैं वो सजे, और 31 की तरह ही वो सेलिब्रेट हो। इसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग जितनी भी है
उनके ऊपर भी उस दिन विशेष रूप से सेल लगे, स्कीम आए, ऑफर निकले, छूट मिले। तो ये अपने नए साल पर क्यों नहीं? बिल्कुल। हिंदुस्तान में हिंदुओं के नववर्ष पर ऐसे आयोजन क्यों नहीं? बिल्कुल। जब अपने अंग्रेजों का अंग्रेजी नववर्ष 31 बड़े धूमधाम से मनाते हैं तो अपने आने वाली पीढ़ी को हम लोग क्या मैसेज देंगे? बिल्कुल सही। जब बच्चा जन्म लेता है हाँ, तो उसका नामकरण संस्कार तारीख से या तिथि से? तिथि से। जब वो थोड़ा बड़ा होता है उसका यज्ञोपवीत होता है तो वो तारीख से या तिथि से? तिथि से। उसकी शादी कौन सी तिथि से तय होती है? बिल्कुल बिल्कुल। जब उसके बच्चे होते हैं, जब उसके बच्चे होते हैं वो भी तिथि से। बिल्कुल। उसके बाद जब अंत समय रहता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो श्राद्ध तिथि से या तारीख से? तिथि से। तो सब काम अपने जीवन के तिथि से होते हैं, तो फिर नववर्ष बनाने में शर्म कैसी और डर कैसा? 31 को भी मनाइए, आप मना नहीं है, भी मना थोड़ी कर रहे हैं आपको, पर अपने नववर्ष पर ऐसे आयोजन हो, आने वाली पीढ़ी को ये बताना होगा कि अपना नववर्ष कौन सा है, जो अनादिकाल से चलता आ रहा अपना सत्य सनातन धर्म है। उसका नववर्ष बनाने में शर्म कैसी, हिचक कैसी अपने को? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये मैसेज तो बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि हमें एटलीस्ट अपना धर्म का तो नववर्ष बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आप इसको प्रमोट करने के लिए आप क्या कर रहे हो? भाई, इसके लिए हमने 2015 में एक यात्रा प्रारंभ की थी सब लोगों ने मिलकर। अच्छा। वो आज भी चल रही है। हाँ। उसका नाम धर्म यात्रा है। और पिछले साल से हम लोगों ने इसके लिए एक नवाचार किया हमने। अच्छा। पिछले साल हम लोग 15 बुलेट पर 30 दोस्त और एक रथ था साथ में। अच्छा। और लगभग 7 दिन की यात्रा थी। हम बीकानेर से रवाना होकर मथुरा, गिरिराज जी, उसके बाद हम लोग काशी गए, वहाँ से अयोध्या गए, अयोध्या से प्रयागराज गए। अच्छा। लगभग 1850 किलोमीटर की यात्रा हमने बुलेट पर तय की और वापस आते समय हम लोग ट्रेन में आए। तो जाते वक्त लगभग हमने 15,000 हनुमान चालीसा का वितरण किया। अच्छा। और जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ लोगों से निवेदन करते थे कि भाई अपना नववर्ष धूमधाम से मनाए। बिल्कुल। 1% भी फर्क आए तो फर्क आता है। बिल्कुल। इस बार हमने तय किया है हिंदू नववर्ष हमारा स्वाभिमान, ऐसा एक कार्यक्रम रखा है और उसकी टैगलाइन दी है शक्ति दर्शन यात्रा। और पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और वापस बीकानेर, लगभग 1500 किलोमीटर की यात्रा है। इसमें 21 विधानसभा है, 7 जिले हैं और लगभग 260 के आसपास ग्राम पंचायत हैं। आप कितने जने जा रहे हो? इस बार हम 50 लोग जा रहे हैं। अच्छा। और उद्देश्य एक ही है कि जहाँ जहाँ से भी निकलेंगे, जिन मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाएंगे, लगभग 30 से ज़्यादा शक्ति स्थल दर्शन करने के लिए हम लोग जाएंगे। लोक देवता, शक्ति सब मिलाकर लगभग 30 से ज़्यादा है। अच्छा। जैसे आपने नाम सुना है कपिल मुनि कोलैत का। हाँ। गडियाला गिरासर, आशापुरा, फलोदी, रामदेवरा, बाप, इन सब जगहों पर दर्शन करते हुए वापस बीकानेर आएंगे। और जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पर नवाचार के हिसाब से छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं रखेंगे, भक्ति संध्या का आयोजन रखेंगे और लोगों को इस चीज के लिए जागृत करने का ये प्रयास है कि अपना नववर्ष धूमधाम से मनाए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये यात्रा कब से स्टार्ट कर? 28 फरवरी को ये यात्रा प्रारंभ होगी और 5 मार्च तक यह यात्रा चलेगी। वापस बीकानेर 5 मार्च को पहुंचेंगे। और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि हिंदू नववर्ष कब है? इस बार नववर्ष 30 मार्च को है। 30 मार्च को। हाँ, क्योंकि अपना नववर्ष तिथि के हिसाब से होता है तो आगे पीछे हो सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, हाँ, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से जितने भी देखने वाले लोग हैं उनसे मेरा एक निवेदन रहेगा कि आप अपना जन्मदिन, आप अपने विवाह की वर्षगांठ और आप अपने नववर्ष को धूमधाम से मनाएं। क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं वो सारे तिथि के अनुसार होते हैं। फिर नववर्ष बनाने में शर्म कैसी? तो आइए मिलकर अपना धर्म निभाए और हिंदू नववर्ष धूमधाम से मनाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही कहा है आपने। तो ये तो हो गई म्यूजिक की बात। तो अब मैंने ये भी सुना है कि आपने ग्राउंड लेवल में बहुत सारे कार्य किए हो।
बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता युवा मोर्चा, हमें ये जानना है कि इसके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, कि एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आपके क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है? भारतीय जनता पार्टी का एक हरावल दस्ता इसको बोलते हैं, क्योंकि इस देश की रीढ़ की हड्डी जो है वो युवा है। जी बिल्कुल। तो भाजपा जो है उसके यूथ विंग का मैं बीकानेर का प्रेसिडेंट हूँ। तो जब विपक्ष में थे तो हमारी यह प्रयास रहता था कि जनता को कैसे लाभ मिले। उस समय की जो सरकार थी, जैसे आपने पढ़ा होगा अखबारों में, नीट में चीट, रीट में चीट। हाँ। जो अपने अध्यापकों की परीक्षा होती है, लगभग 18 लाख युवकों ने उसमें एग्जाम दिए थे। अच्छा। और वो पेपर लीक हो गया। ठीक है। तो 18 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़। बिल्कुल बिल्कुल। आवाज कौन उठाएगा फिर? हमारे युवा मोर्चा। तो फिर हमने जमकर विरोध किया। 18 लाख युवकों को एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाना, पेपर देना। आप सोचिए कि एक बच्चा, नौजवान बच्चा जब अपने भविष्य की तैयारी के लिए साल साल, 2-2 साल, 3-3 साल मेहनत करता है, 3-3 साल, और जब परीक्षा देने बैठता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, और मैसेज आ जाता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया। कितने बच्चों ने उस टाइम सुसाइड किया? सारे बच्चे आप मानेंगे कि भी सक्षम नहीं होते। बिल्कुल। सुदूर ग्रामीण इलाकों से जो बच्चे आते हैं, जिनके घर की स्थिति परिस्थिति अच्छी नहीं होती, वो पढ़ाई के माध्यम से नौकरी में एक आस रखते हैं, और उनके ऊपर पूरे परिवार वालों की नजरें रहती है कि ये बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, सरकारी नौकरी करेगा। बिल्कुल। उनका एक एक साल भी कितना वैल्यूएबल होता है, और उनके सपनों को चकनाचूर। बिल्कुल। आपको ये जानकर सुनने में भी बड़ा ताजुब लगेगा, ऐसा ही परीक्षा में इतना बड़ा घोटाला। पेपर पहले ही आ गया, बस पे बिठाकर उस पेपर की तैयारी करवा रहे थे वो। एक भी ऐसा पेपर नहीं था जो पिछली सरकार में लीक ना हुआ हो। इससे बड़ा शोषण कोई नहीं हो सकता। अगर किसी भी शासन में शिक्षा, चिकित्सा और न्याय व्यवस्था बिगड़ जाए तो वो शासन फेलियर शासन होता है। बिल्कुल, वो तो सबसे पिलर है। और अगर उन स्तंभों को गिरा दिया जाए तो वहाँ के हालात क्या होंगे। तो हमने उस समय जमकर विरोध किया था, और नतीजन उनके ऊपर कार्रवाई हुई। और अभी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भजन लाल जी ने, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की है। बिल्कुल। आजकल यूथ पॉलिटिक्स को लेके डिफरेंट ओपिनियन है। कोई का मानना है कि इसमें आना चाहिए, और कोई का मानना है कि हम दूर ही भले। तो अगर आपका क्या ओपिनियन है, एक्टिव यूथ पॉलिटिक्स अगर कोई आना चाहे तो वो कैसे आ सकता है, और क्या माइंडसेट के साथ आना चाहिए? भाई, आपको ये समझना होगा, राजनीति, हाँ, नीति के द्वारा अगर राज चलाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। जब राज के द्वारा नीति थोपनी हो ना, तो वहाँ पे मामला बिगड़ जाता है। तो जितने भी मेरे यूथ हैं उनसे मैं बोलना चाहूँगा, बदलाव के लिए आपको राजनीति में आना चाहिए। घर बैठकर किसी को कोसने से अच्छा है, टिप्पणी देने से अच्छा है कि आप उसमें उतरिए और समाज के लिए, अपने ज़िले के लिए, अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहे और कुछ करने का जज्बा रखते हैं आप, तो आप इसके अंदर आइए। दूर बैठकर अगर आप सोच रहे हैं कि ये ऐसा हो जाए, उसको कोस दूर, टिक्का टिप्पणी जो है, ये अच्छा नहीं लगता। अगर आपको कुछ करना है तो इसके अंदर उतरिए और काम कीजिए। और भलाई सबसे अच्छा माध्यम है सेवा भाव होनी चाहिए। सेवा भाव होनी चाहिए, और लगातार निरंतर आप करते रहेंगे तो आपको जनता का प्यार भी मिलेगा, आप के ऊपर विश्वास होगा, भरोसा होगा। और कुछ लोगों के दिमाग में होता है कि भाई ये राजनीति में तो मजे ले रहा है। हर व्यक्ति का एक संघर्ष अलग होता है। बिल्कुल। उनको सिर्फ अखबार में आए फोटो दिखाई देते हैं कि इनका फोटो अखबार में छप गया, यार इनके तो मजे है राजनीति में। अरे वैसा नहीं होता। पग पग पर कांटों की राह होती है, उनके ऊपर चलकर, क्योंकि
नेता, नेता का आप उल्टा करेंगे तो क्या होता है? ताने। तो सबसे ज्यादा अगर सुनने में मिलता है तो नेता को ही मिलता है। नेता को ही मिलता है। सही है। तो यूथ अगर राजनीति में उतरना चाहे और अगर आपको कुछ बदलाव करना है तो युवा ही बदलाव कर सकता है। बहुत से ऐसे उदाहरण होंगे। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? अगर सपोज किसी को राजनीति में आना है या कोई सेवा भाव से आना चाहता है तो वो किसको कैसे ज्वाइन करे, या क्या प्रोसीजर? वो उनका प्रश्न, वो उनके मन के विचार है, किसको ज्वाइन करे, क्या ज्वाइन करे, जिसमें हाँ देश की बात पहले हो, पार्टी की बात बाद में हो। बिल्कुल सही है। जहां पर पार्टी की बात पहले और देश की बात बाद में हो उस जगह पर मत जाइए। जहां पर पहले देश की बात हो, देश की बात आने पर हमें एक होना चाहिए और पार्टी की बात बाद में आए, हमें ऐसी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा आपने देखा होगा राष्ट्र हित की बात पहले होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब नेक्स्ट अगर मैं कहना चाहूँगी तो आपने काफ़ी सारे सोशल इनिशिएटिव भी किए हैं, भले वो हो तिरंगा यात्रा को लेके या नशा मुक्ति केंद्र चलाने को लेके। तो उसमें आप विस्तार से बताइए ना कि वो क्या है और कैसे आप उसको ऑपरेट कर रहे हो। भाई, जब छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ नशे के हालात में कहीं रोड पर पड़े हैं, छोटे बच्चे, मतलब आपका एज ग्रुप क्या है? वो एज ग्रुप है उनका 13 साल से 20 साल। क्या बात कर रहे हो, 13 साल से? हाँ, बीकानेर में। अच्छा। जब उन बच्चों को रोड पर कहीं पड़ा देखता हूँ तो मन में एक बहुत सी बड़ी हलचल होती है कि मेरे इस शहर को, बीकानेर जो छोटी काशी के नाम से अपनी संस्कृति सभ्यता के कारण से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वहाँ के हालात ये हैं कि यहाँ पर रगों के अंदर जो यूथ है उसको खत्म करने का एक प्रयास किया जा रहा है। अच्छा। टारगेट बेस बनाकर। अच्छा, इस नजरिया से मैंने कभी नहीं सोचा कि ये भी एक टारगेट हो सकता है। अपने सिर्फ ये सोच लेते हैं कि भी नशा हो रहा है। हाँ। क्यों हो रहा है ये नहीं सोचते, इसके ऊपर कभी नहीं सोचते। घर में अगर कोई बच्चा नशा करना सीख जाता है तो घर वाले उसको मारने लग जाते हैं। हाँ बिल्कुल, कि तुम में कमी है। उन लोगों ने कभी नहीं सोचा कि किस कारण से इसको नशे की लत लगी है। और आपको बता दूं, पिछले 4 महीनों से ये कार्यक्रम लगातार हम लोग चला रहे हैं, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। जितने भी नशे के केंद्र बने हुए थे, जिनको अड्डा बोलते हैं, जहाँ पर लोग नशा करते थे बैठकर, तो मैं आपको बताना चाहूँ, सबसे पहले हमारा कदम ये था, हमने उन स्थानों को चिन्हित किया और वहाँ की सफाई की। अच्छा। ताकि वहाँ पर बैठे नहीं अगली बार। और जब हमने उन स्थानों की सफाई की, आप मानेंगे नहीं, वहाँ पर 2-2 ट्रॉली फॉइल पेपर, जो स्मैक है वो फॉइल पेपर के ऊपर लेकर ऐसे जला कर लेते हैं। अच्छा। 2 ट्रॉली फॉइल पेपर एक जगह पर। इंजेक्शन, एमडी, चिट्टा, ऐसे नशे चालू हो गए हैं जिनके नाम भी सुने नहीं है। हाँ। वहाँ पर इतने एसेसरीज मिली है, इनको एसेसरीज बोल सकते हैं नशे की। और जो जिस गाय के बच्चा होते ही गुजर जाता है, बछड़ा बछड़ी, वो गाय दूध नहीं देती, तो उनके लिए इंजेक्शन आते हैं। अच्छा। गाय को लगाते हैं, जिससे वो मारवाड़ी में बोले भी न कि गाय पहुंच जावे और दूध दे दे। अच्छा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबसे मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि वो जिको नशेरो इंजेक्शन गाय पोसाउण इंजेक्शन है, वे बच्चा आपरे ई जगह पर लेवे। और जब मेडिकल वाला से बात करी, जन भाई बताओ कि अगर 1 मिली सेंटीमीटर भी अगर वो अठीन बठीन हो जावे तो ऑन द स्पॉट बच्चे की मौत हो जावे। तो वो क्यों लेते हैं? मतलब बस नशा। और उनको पता नहीं है कि इतना सब पता है उनको, सब पता है उनको। उन लोगों को सारी बातें पता है, बिया ने सगली बात ध्यान में। हाँ। सबसे बड़ा कारण है रोक टोक बंद हो गई है। आपका बच्चा 11 बजे के बाद 10 बजे के बाद बाहर कहाँ जा रहा है, पूछ ही नहीं रहे हम लोग उनसे। दोस्तों के साथ में ग्रुप स्टडी है। हाँ। तो ग्रुप स्टडी है तो आप उसके ऊपर ध्यान रखिए, टाबर और ध्यान रखो। इस उम्र के बच्चों का 13 साल सु आप 18 साल जो ग्रुप एज है, चाहे भी मायने बच्ची है चाहे भी मायने बच्चों है। बिल्कुल।
कई बातें मैं थारे कैमरे सामने बता को नहीं पाऊँ भाई। नशेरी आदत पड़िया बाद मैंने पैसा रोज चाहिए और कम 2-2,500 रुपया पर डे लागे नशेरे खातिर। चलो पैसा तो एक तरफ है, बट उनकी लाइफ पूरी बर्बाद हो रही अब है। अगलो स्टेप बताऊँ था ने। हाँ। 2-2,500 रुपये कहाँ से लेकर आएंगे? अच्छा, वो भी बात सच है। भाई शुरुआत में तो 2-4 दिन दोस्तों ने उसको करवा दिया। हाँ, उसको आदत पड़ गई। हाँ, उसको शौक। हाँ, भाई नशेरो 3 हुए, सबू पहली हुए शौक, फिर हुए आदत और फिर हो जाए मजबूरी। जब वो मजबूरी रे स्टेप पर आ जाए नहीं तो 2-2,500 रुपया कड़ू ले रहा। सही बात है। तो वो सीखे चोरी, गैर कानूनी काम, छीना झपटी। बीकानेर में कितनी बढ़ेगी। हाँ, अभी एक डॉक्टर है रिवॉल्वर दिखा बैग ले लियो, जसूसर गेट माथे वकील साहब रे स्प्रे कर वो बैग उठा ले गयो बिहारो। लगातार शहर रे अंदर परकोटे रे अंदर देखो परकोटो सगलों ज्यादा सुरक्षित मानीस तो अभी परकोटे रे अंदर रात ने लुगाया जी की है आराम आ जा सकती है। ब्याह शादी टाइम आने अब एक डर रो माहौल रहे। 4 चैन स्कैनिंग री घटना होगी, 4 बार चैन टूट गई बीरो कारण नशेरो। अब थे यार सोचो कि अभी जो लड़को है वो तो ऐसा सब काम कर ले, लड़की कहीं कर सी। अच्छा, लड़कियां भी नशो करे, बेकड़ों पैसा लासी, गलत राह चालने थोड़ी को। जब मजबूरी रे स्टेप आ जावे ने रुपया बिना थे नशो कड़ू करसो। और आ मजबूरी इतनी कोजी है थे मान को नहीं पाओ, थे समझ को नहीं पाओ। एक नशेरो पीड़ित पिता रे खने गयो मैं जन वो कह के रात ने 12:30 1 बजे 2 बजे मैं मारे बच्चे ने लेने गयो जिकी जगह पर वो नशा कर रियो थो। हाँ। तो वो कहे कि मारो बेटो मने बाठा मारन लाग्यो, पत्थर फेंकन लाग्यो मारे ऊपर के थे ठन जाओ मैं आज हूँ बाद में। एक रे घर आ गया जन वो कह रिया मेरी माता के घर री हर चीज में ताले में बंद रखा। अबे अपर जी को मंदिर हुए 1.5 ग्राम री सेवा अभी सिंहासन बेच दियो, लड्डू गोपाल जी बेच दिया घर रे माने खाने पीने का सामान बेच दियो, घर में माता री धोतिया बेच दिया, आपरी गली में कोई भी सामान दिख रही बेच रहे जन। और खाली नशो जी को है नहीं थे। आप मत सोचो कि भी शारीरिक नुकसान दे रही है और सामाजिक नुकसान भी दे रही है और ये सोसाइटी ने खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल, और आप जो काम कर रहे हो वो रूट कॉज में काम कर रहे हो, ये सबसे बढ़िया बात है। क्योंकि रूट कॉज के इतने पर्सपेक्टिव तो मैंने कभी सोचे ही नहीं कि एक नशा से क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ये आज आपसे ही बात करके मुझे मतलब ऐसे रियलाइज हुआ है अपने कि दिमाग में यही आता है कि भी नशा कर रहा है क्या। हाँ, नहीं इसके साइड इफेक्ट क्या साइड इफेक्ट्स के बारे में सोचे ही नहीं हमने। हमारे भगवान सिंह जी है, राजकुमार जी किराड़ू है, हमारे डॉक्टर सिद्धार्थ जायसवाल है, इन सब लोगों ने मिलकर हम लोग ये मुहिम अभी भी चल रही है लगातार। और अब हम लोग मोहल्ले मोहल्ले में जा रहे हैं। अच्छा, हर मोहल्ले में। पहले हमने जिन स्थानों पर नशा होता था उनकी सफाई का अभियान रखा। हाँ। उसके बाद उन स्थानों को सुरक्षित किया क्योंकि वो स्थान वो थे जो हमारी शहर की बगीचियाँ हैं, मंदिर है, शमशान है। और नशा करने वाला आदमी 2x2 की जगह में जहाँ पर इतनी गंदगी रहती है फिर भी वो वहीं बैठे रहते हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे, उनको पता ही नहीं चलता कि वो कर क्या रहे, बस नशा लिया और वहीं पर पड़े। और ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर कोई आए ना, जैसे शमशान है, कौन सोचता है शमशान में। और बीकानेर के जितने भी शमशान है उन सारे शमशान भूमि के अंदर नशा होता है। तो ठीक है, आप उस पे क्या करते हो? वो तो आपने सफाई कर ली, सब कुछ कर लिया, सब कर दिया। अब जागरूकता के बिना, हाँ, सपोज किसी को लत लग गई है तो वो अब कैसे यू टर्न कैसे कर सकते हैं? उसके लिए सरकार के द्वारा एक सेंटर बना हुआ है। अच्छा। पीबीएम हॉस्पिटल के अंदर अपने दमानी हॉस्पिटल है। हाँ। मनोरोगियों के लिए नशा मुक्ति केंद्र है वहाँ पर। अच्छा। हमारे साथ एक डॉक्टर साहब है, हमारे बड़े भाई हैं, वो भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हर सैटरडे संडे को वो अपने यहाँ पर ऐसे कैंप लगाते हैं, मेडिसिन। और आप मानेंगे नहीं, जब से हमने ये अभियान प्रारंभ किया है इस बीकानेर जिले के अंदर 50 करोड़ से ज्यादा नशे की सामग्री पकड़ी गई है 1 महीने के अंदर। ये 50 करोड़। अच्छा जी। जो बाहर से आई और आगे सप्लाई होनी थी।
और लगातार प्रशासन भी कार्रवाई कर रहा ये है। आपने सही कहा था, टारगेट है, ये पीछे से टारगेट है। चलो अब नेक्स्ट बात हम करते हैं तिरंगा यात्रा के बारे में, जो आप हर वर्ष करते हो, तो उसका क्या मैसेज होता है, उसका क्या मोटो होता है, वो जानना चाहूँगी। हमारा जो समाज है वो अब धीरे धीरे 15 अगस्त और 26 जनवरी को बस एक छुट्टी का दिन मानने लग गया है, क्योंकि भागदौड़ की जिंदगी में लोगों को एक छुट्टी मिलती तो लोग समझते हैं कि 15 अगस्त छुट्टी का दिन है, 26 जनवरी छुट्टी का दिन है। हमें इस चीज़ को समझना होगा कि 15 अगस्त हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। जी बात करने से आज़ादी नहीं मिली, बिल्कुल। आज़ादी के लिए इस भूमि को खून से सींचा है, तब जाकर आज़ादी मिली है। तो हमारे लिए यह दिन त्योहार से कम नहीं है, बिल्कुल बड़े धूमधाम से हमें मनाना चाहिए इस दिन को, क्योंकि इस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी। तो मोदी जी का जो अपने प्रधान सेवक है, उन्होंने उनकी एक योजना थी हर घर तिरंगा। तो आज से 4 साल पहले हर घर तिरंगा अभियान प्रारंभ हुआ था, जिसमें मोदी जी का यह निवेदन था, मोदी जी का यह आह्वान था कि हर घर पर तिरंगा लगे। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों के मन में एक सबसे क्यूरोसिटी होती है कि आज क्या है। जो छोटे बच्चे होते हैं तिरंगा देखेंगे, घर वाले बताएंगे हाँ। आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त आज अपने देश को आज़ादी मिली थी। अपने पूर्वजों ने सैकड़ों लाखों की तादाद में इस देश को आज़ादी कराने के लिए, आज़ाद कराने के लिए उस आज़ादी के यज्ञ में अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर यह आज़ादी हमें मिली है। कल्पना कीजिए, आप सोचिए कि अगर देश आज़ाद नहीं होता तो क्या आप और मैं यहाँ पर पॉडकास्ट कर रहे होते? बिल्कुल नहीं। हमें आज़ादी के महत्व को समझना होगा। इसीलिए आज से 3 वर्ष पूर्व हमारे दोस्तों की टीम ने सोचा कि भी कार्यक्रम तो करना है तिरंगा यात्रा के ऊपर, तो ऐसा क्या करे जिससे एक अलग मैसेज आए। तो बैठे बैठे सारे दोस्तों ने यह तय किया कि भी राजस्थान में सबसे बड़ा तिरंगा, सांकेतिक, हाँ सांकेतिक जो रूप होता है वो तिरंगा कहाँ निकला हुआ है। तो दोस्तों ने सर्च किया कि कहीं 300 मीटर है, कहीं 400 मीटर अच्छा, है, ये और भी जगह हो रही कहीं है, 500 मीटर ऐसे। अच्छा। लोग करते रहते हैं। हाँ। तो दोस्तों ने बोला अपने 1 किलोमीटर कर देते हैं, 1000 मीटर। हाँ, तो हमने 1000 मीटर तिरंगा, सांकेतिक जो तिरंगा होता है वह बनवाया, सूरत से बना के मंगवाया हम लोगों ने। और यहाँ पर यात्रा की, उसमें यात्रा कुछ नहीं थी, एक जगह से जब तिरंगा खुलना स्टार्ट हुआ और 1 किलोमीटर तक तिरंगा खुलना था, हमने सोचा भाई क्या रहेगा पब्लिक का रिस्पांस, लोग कैसे जुड़ेंगे। आप मानेंगे नहीं, बड़ी संख्या में बच्चे, बच्चियां, माताएं, बहनें, सबसे ज़्यादा जो क्रेज था वो माताओं और बहनों में था। MM ग्राउंड से तिरंगा खुला और चौखुटी पुलिया तक वो तिरंगा खुला, 1 किलोमीटर लंबा। और जो उत्साह सब में मन में एक डर ये भी था तिरंगा कहीं नीचे की तरफ ना आ जाए, क्योंकि 1 किलोमीटर एक बिल्कुल एक लंबा तिरंगा एक साथ खुलना, तो कल्पना ही खत्म हो गई। तिरंगा नीचे हुआ ही नहीं कहीं। 1 किलोमीटर दोनों साइड में, इधर भी और उधर भी। और ये कितने सालों से आप कर रहे हो? 4था साल इस बार होगा। 14 साल, 3 साल से लगातार कर रहे हैं। हर बार जगह बदलते रहते हैं। पहले साल हमने MM ग्राउंड से चौखुटी पुलिया तक किया था, सेकंड टाइम हमने गंगा शहर में किया था, और थर्ड टाइम जो लास्ट ईयर था वो कोट गेट से अपने तेलीवाड़ा तक। अच्छा, 1 किलोमीटर पूरा। जैसे जैसे तिरंगा खुलता है वैसे वैसे माहौल और नसों में एक अलग ही जोश और जुनून भरने लग जाता है। भारत माता की जय बोली जाती है, चारों तरफ वंदे मातरम की गूंज होती है। तो आप मानेंगे नहीं, उस समय इमेजिन करके मुझे उस समय का जो माहौल होता है, और जैसे पूरा तिरंगा खुलता है, आप सोचिए कि 5 से 10 हजार लोग एक साथ में राष्ट्रगान कर रहे हैं। बिल्कुल देखने लायक ही होगा वो, बिल्कुल। तो नवाचार करने की आदत है कि कुछ ना कुछ ऐसा करे जिससे लोगों के अंदर मैसेज है। अब 1 किलोमीटर के दायरे में जितने भी मकान है वो सारे घरों से बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल, बच्चे, टाबर, बड़े, बूढ़े, सब देखने के लिए। और कई दिनों तक यही चर्चा का विषय है। और सबके मन में जुनून रहता है कि तिरंगा कहीं नीचा ना हो। हाँ, तिरंगे के आगे हम हाथ लगाएंगे। बिल्कुल। तो ऐसे कार्यक्रम करने से समाज में मैसेज भी जाता है और नवाचार से आदमी को एक अलग ही गर्व महसूस होता है। बिल्कुल, इसलिए यह कार्यक्रम कर रहे हैं।
नहीं, बहुत ही इनोवेटिव कार्यक्रम कर रहे हो और बहुत इम्पैक्टफुल कर रहे हो आप। तो अभी समय को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करना चाहूँगी। फन सेगमेंट है, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको झटपट जवाब देना है। तो क्या आप रेडी हो उसके लिए? एकदम तैयार है। ओके, तो अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहला फैसला क्या हिंदू करोगे? राष्ट्र। सही है। अगर आपको राजनीति के अलावा कोई और फील्ड चुनना होता तो वो क्या होता? खाने का। अच्छा, खाने में आप बहुत शौकीन हो? खाना बनाने का। अरे वाह। अच्छा, हु इज योर फेवरेट पॉलिटिशियन लीडर? ये प्रश्न थोड़ा मुश्किल है। तीनों भी नाम ले लिया। अच्छा, थोड़ा डिप्लोमेटिक दे दो फिर। अवॉइड करें? avoid। ओके, तो बीकानेर के लिए आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? सबसे बीकानेर में मूलभूत आवश्यकताओं की कमी कभी नहीं आनी चाहिए। जो परकोटा है उसका विकास कैसे हो, जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं। किसी को ये लगता होगा मेरे जवाब से कि ये सिर्फ परकोटे की बात करता है। बात परकोटे की नहीं है, वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग रहते हैं जो बीकानेर स्थापना के टाइम से 500-500 सालों से 400-400 सालों से संकड़ी गलियां, तंग रास्ते, अतिक्रमण की समस्या, हॉस्पिटल की व्यवस्था, क्योंकि जो भी विदेशी सैलानी घूमने के लिए बीकानेर आते हैं वो इस शहर को देखने के लिए आते हैं। इसको 1000 हवेलियों का शहर बोला जाता है, तो वो सारी हवेलियां कहाँ हैं? सिटी में। सिटी में वो देखने के लिए जितनी भी चीजें आती है वो सारी इधर है। तो इसका एक ऐसा विकास हो कि यहाँ पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित हो। बिल्कुल। भाई जैसलमेर और बीकानेर 1000 हवेलियों का शहर होने के बाद भी यहाँ पर पर्यटन में उतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे लिए, आपके लिए। हिंदुत्व को लेके बड़ा मिथ क्या है जो आप क्लियर करना चाहते हो? जो भ्रांतियां फैलाई गई है कि अंधविश्वास है। अच्छा, कोई अंधविश्वास नहीं है। हिंदू धर्म के बारे में एक माइंड सेट किया हुआ है टारगेट बेस करके वामपंथियों के द्वारा। अच्छा, जो सेकुलरिज्म की बातें करते हैं उन लोगों के द्वारा। चलो, आप बीकानेर से हो तो बीकानेर आपको दिल से कितना अच्छा लगता है कि आप बीकानेर के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? जो बाहर भी है, जो बीकानेर छोड़ के चले गए, वो भी आपसे कनेक्ट कर पाए, कुछ ऐसा बताइए बीकानेर के बारे में। अपनायत एक शब्द। और बीकानेर हमेशा मैसेज देने वाला शहर है। आज समानता की बात हुए, सगली जगह लोग आ बात कहे कि भाई हर व्यक्ति बराबर है, आप पर बात रखना अधिकार है। तो पाटा कल्चर पर आज चीज ही है। हाँ, मुझे ये जानना है पाटा कल्चर है क्या, क्योंकि मैं शादी के बाद ही आई हूँ बीकानेर, तो मुझे इसके बारे में जानना है। ये पाटा कल्चर होता क्या है? हर चौक रे मायने एक लकड़ी और तख्त है मोटो। अच्छा, हाँ, देखा है मैंने। बिने पाटो खेवे। हाँ, हर पाटे री आपरी अलग अलग कहानी है पूरी। लारे कहीं ना कहीं बीरे इतिहास जुड़ोड़ो है। कोई पंचायती रो पाटो है। अच्छा, कोई कल्चरल पाटो है। कड़ी पंचायती होती, हाँ, कड़ी सांस्कृतिक पाटो हाँ, होतो, हाँ, कोई खाली डेमो पाटो होतो और हाँ, की जगह पर लोग बैठता रह। सब अलग अलग पाटा रे इतिहास है आपा पर पाटे रो। पाटे रे माथे दिन भर सब लोग आप रो काम धंधा करने के बाद में शाम रे टाइम आने सब लोग पाटे पर बैठ जाए आज भी गपशप करने। हाँ, अच्छा, एक हंसी मजाक की बात भी है। एक उदाहरण दे बताऊं मैं थाने। पाटे पर ताश खेल रहा था कई लोग। हाँ, मैंने एक थाना अधिकारी साहब आया कि भाई क्या कर रहे हो आप? भाई क्योंकि साहब ताश खेला। कि मना, आप पता नहीं आपको जुआ वगैरह खेलना मना है? हाँ, भाई क्यों सब ताश खेल रहे हैं। हाँ, 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 जितनी एक दोनों कियो कि लो साहब बात करो। तो जहां पर ताश खेली जा रही थी वहां पर एक बड़ा अधिकारी भी बैठा था। ओ है कल्चर। टैक्सी चलाने वालों भी पाटे पर बोलने की स्वतंत्रता है बिने। हाँ, एक बड़ो व्यवसायी है बिने भी स्वतंत्रता है। एक बड़ो अधिकारी है। सब लोग सामने बैठे पाटे ऊपर और बैठे रथा ही वे
बातचीत करे शहर के बारे में, देश के बारे में, राजनीति के बारे में। आज भी देखो राजनीति रो मुख्य केंद्र है, चाहे वो लोकसभा चुनाव है बीकानेर मायने, चाहे विधानसभा चुनाव है, चाहे पार्षद चुनाव है, बा रूमल जी की उठे और बने नहीं, बा ई पाटार माथे सु बने साहब। अच्छा जी, तो इधर वो भी एकता भी देखने मिलती है। जिका लोगा ने लागे ओ शहर जिको है नी, जिके ने परकोटो के वहां पा ओ शहर जिको एक घर है। ऐसा मेरा अभिन्न हिस्सा है। अठे रहना लोगारी बोली एक जैसी है, खान पान एक जैसो है, पहनावो एक जैसो है, सगलारी थे भी माने तय कोनी कर पावा, ढूंढ कोनी पाओ के भी कौन कहीं है। सब लोग एक जैसा लिखी बिहार बोली सो, बिहार खान पान सो, बिहार बातचीत सो। और हर एक घरों कमरो है, जिका भी मोहल्ला है बे एक घर रो हिस्सो है। कोई पुराना हवेलिया माने कहता नहीं कि आ साल है, आ बरसाली है, ओ आंगणो है। जार जहाँ पे पूरो देखो मोहल्ला है नहीं बे ई शहरा कमरा है अलग अलग, और हर अलग अलग कमरे में अलग अलग लोग रह रहे हैं, पर वह है एक ही घर वो पूरो रो पूरो। वो कहते हैं ना, बीकानेर से लोग बाहर तो जा सकते हैं लेकिन उनमें से बीकानेर नहीं निकाल सकते हो। सब जगह री आपा अपनी विशेषता है, आपा अपनी खासियत है। सगला ने लागे मारो शहर तकड़ो है, या सब ने लागे क्योंकि जिकेरो जठे बचपन निकलो है, पर जकी अपनाए तो बीकानेर मायने मैं दावे सागे कह सकूं बा और कठे नहीं मिले था। आज भी अठे थी कि नहीं घरों पतो पूछोला तो भी ने घर तक छोड़ रहे। हाँ, अब जाते जाते आखिरी क्वेश्चन कि आपको रिकॉर्डिंग में आके आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? कैसा रहा? आने से पहले दिमाग में बहुत से प्रश्न होते हैं, कहीं उसीर किया उसीर, पर आप बातचीत करने रे ढंगू तरीके से सवाल जवाब रोजी को आनंद हो। आप प्रश्न करने का तरीको बहुत शानदार है। थे हर संभव प्रयास करो कि कोई ऐसी बात निकल जावे सामने मुंडे सु। आप बहुत गजब रहे। और मैं खुद धन्यवाद थाने देना चाहूँ कि थे मैंने बुलायो, और मैंने बहुत ही मारणी कह आनंद वाली बात थी, मैंने बहुत बढ़िया लागी। ओडे मारो नगर सेठ लक्ष्मीनाथ जी सु ई बीकानेरी नागणी थी माता रो ओ आशीर्वाद सदा थार माथे बढ़ियो रहे। और थानो जी को पॉडकास्ट है और थानो जी को चैनल है वो लगातार दिनों दिन आगे बढ़े, और बीकानेर नहीं पूरे राजस्थान में ही नाम हुए। थैंक यू सो मच, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम लेके आप आए और हमें काफी सारे डायरेक्शंस में एक अलग ही लाइट आपने दिया है। उस सब के लिए बहुत 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 शुक्रिया। अब मेरा भी एक निवेदन है आपसे। बिल्कुल बताइए ना। कि थे भी को नयो साल आवे आपरो विक्रमी संवत, एरे माथे थे भी कहीं ना कहीं नवाचार जरूर करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाहे हमारे ई स्टूडियो ने सजाया, हाँ, चूंकि अपार वो प्रतिष्ठान है, हाँ बिल्कुल, गर्रे मायने भी, हाँ। और वापस मैं निवेदन करूं जी की चैनल पर माध्यम सु कि आप टाबरा ने 9 वर्ष रे माथे अपर विक्रमी संवत 2082 बे लागसी, और बीरे मायने 30 मार्च ने तो आप टाबरा ने बिदन मंदिर लेट दो, आप घरे आगे रंगोली सजो, घरे मायने दीपक प्रज्वलित करो, घरे आसे पासे कोई मंदिर है बिने सजो, क्योंकि आप हर काम तिथि अनुसार हुए तो आपने 9 वर्ष भी मनाउण में शर्म नहीं आनी चाहिए। और ई बार आप सब लोग ने संकल्प लेनो है कि आपने 9 वर्ष बड़े धूमधाम से मनाउण है। जय श्री राम। जय श्री राम। So please like, follow and subscribe. It will help me, it will support me to bring more contents, more valuable content to you. Thank you so much.